पाकिस्तान में गर्मी बढ़ती ही जा रही है। सूरज ने कराची वालों को दिन में तारे दिखा दिए। 43 degrees today in Islamabad, but the real feel is much more than that. और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का यही हाल है। हर मौजूदा साल गुजरे हुए साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है गर्मी में। नासा के मुताबिक साल 2023 माजी का गर्म तरीन साल था और यूएन भी पूरी दुनिया को यह वार्निंग दे चुका है कि साल 2024 की गर्मियां भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग होने वाली हैं। अप्रैल 2024 की इस खबर को देखिए। मार्च का महीना गर्म तरीन महीना रहा है रिकॉर्ड पर। इस बढ़ती हुई गर्मी के पीछे वजह ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है और पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के हवाले से दुनिया का 5वां खतरनाक तरीन मुल्क है। लेकिन क्या ये वाहिद वजह है शदीद गर्मी की? नहीं। इस तरह के एक्सट्रीम वेदर सिर्फ पाकिस्तान और इसके आसपास की कंट्रीज में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। अभी अप्रैल 2024 में ब्राज़ील में एक बड़ा ही खतरनाक फ्लड आया था जिससे 150 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 5 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने घरों से डिस्प्लेस होना पड़ा। अभी रिसेंटली यूएई में पूरे साल की बारिश एक दिन में ही हो गई थी जिसकी वजह से इतना खतरनाक सैलाब आया कि दुबई जैसा जदीद शहर पानी में डूब गया। अभी साउथ अफ्रीका में बहुत ही खतरनाक ड्राउट आया था जिसकी वजह से 30 मिलियन लोग मुतासिर हुए थे। इन खतरनाक डिजास्टर्स के पीछे एक वेदर इवेंट रिस्पॉन्सिबल है, एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन। ये अर्थ का एक नेचुरल फिनोमेना है जो हर 2 से 7 साल में एक बार होता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका असर भी बढ़ता ही जा रहा है। ये वेदर इवेंट पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समंदर है। नॉर्मली ये होता है कि जो हवाएं पैसिफिक ओशन पर चल रही होती हैं जिन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं वो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में चल रही होती हैं, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ, क्योंकि अर्थ इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इन हवाओं की वजह से सरफेस पर जो गर्म पानी होता है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाता है और नीचे से ठंडा पानी अमेरिका की तरफ आ जाता है। इस प्रोसेस को अपवेलिंग कहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के पास क्योंकि गर्म पानी होता है तो वो जल्दी इवेपोरेट होकर बादल की सूरत तैयार कर लेता है जिससे ऑस्ट्रेलिया में बारिश देखने को मिलती है। लेकिन जब ये ट्रेड विंड्स कमज़ोर पड़ जाती हैं, पैसिफिक ओशन पर जो हवाएं चल रही हैं वो स्लो हो जाती हैं तो अपवेलिंग नहीं होगी। अपवेलिंग नहीं होगी तो सरफेस पर जो गर्म पानी है वो गर्म ही रहेगा और जो बारिश ऑस्ट्रेलिया में होनी थी वो पैसिफिक ओशन में कहीं भी हो सकती है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का रीजन ड्राई बन जाएगा। यही फिनोमिना होता है एल नीनियो का। जब ये एल नीनियो होता है तो ये 6 से 12 महीनों तक चलता है। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में शदीद गर्मी पड़ती है जिससे हीट वेव्स का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन साउथ अमेरिका पर इसका उल्टा असर पड़ता है, वहाँ पर ज़्यादा बारिशें देखने को मिलती है। अभी रिसेंटली जो एल नीनियो हुआ है वो 2019-20 में हुआ था और आपको याद होगा कि दिसंबर 2019 में ऑस्ट्रेलिया में बहुत खतरनाक बुशफायर देखने को मिली थी। अब जुलाई 2023 से लेकर आज तक एक और एल नीनियो चल रहा है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एल नीनियो का एक उल्टा फिनोमेना भी होता है जिसे ला नीनिया कहते हैं। ला नीनिया के केस में ये होता है कि जो मैंने आपको नॉर्मल कंडीशंस बताई थी पैसिफिक ओशन की वो एक्सट्रीम में चली जाती हैं। पैसिफिक ओशन पर जो ट्रेड विंड चल रही होती है वो ज़्यादा तेज़ी से चलने लगती है जिसकी वजह से ज़्यादा गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास आता है और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। ला नीनिया का पाकिस्तान पर बहुत गहरा असर पड़ता है। पाकिस्तान में जितने भी फ्लड्स आते हैं इनके पीछे अक्सर ला नीनिया का ही हाथ होता है। अभी रिसेंटली 2022 में जो फ्लड आया था वो भी ला नीनिया की वजह से ही था और इसका इम्पैक्ट हर गुजरते टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा है। इस फोटो को देखिए, इसमें 2010 और 2022 के फ्लड्स का कंपैरिजन किया गया है। 2010 के मैप में आप देख सकते हैं कि कितना एरिया फ्लडेड है और 2022 के मैप में आधे से ज़्यादा पाकिस्तान सैलाब की जद में है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका असर कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके पीछे भी वजह क्लाइमेट चेंज और बढ़ता हुआ टेम्परेचर है। गर्मियों में 45 या 50 डिग्री तो अब आम सी बात हो गई है और फील लाइक तो इससे भी ज़्यादा होता है। वैसे आपने भी कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि ये जो फील लाइक होता है ये कभी बहुत ज़्यादा होता है और कभी रियल टेम्परेचर के बराबर ही होता है। जितना टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा गर्मी फील हो रही होती है। ऐसा होता है ह्यूमिडिटी की वजह से। फिजा में जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर फील होगा। ये मेरे पास इस्लामाबाद और बावल नगर का टेम्परेचर है इसी साल 5 जून का। इस्लामाबाद का टेम्परेचर देखें तो जो रियल टेम्परेचर है वो 36 डिग्री है और फील लाइक भी 36 डिग्री है क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। और इसे कंपेयर करें बावल नगर के टेम्परेचर से, जो रियल टेम्परेचर है वो 41 डिग्री है और फील लाइक 50 डिग्री है क्योंकि ह्यूमिडिटी 40% के आसपास है। और जब फिजा में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो पसीने के लिए इवेपोरेट होना भी मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से जान जाने का खतरा भी होता है। इसीलिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को कंसिडर करना ज़रूरी होता है और एक मैट्रिक जो इन दोनों को साथ में कंसिडर करता है उसे कहते हैं हीट इंडेक्स, या दूसरे अल्फाज में कहूँ तो फील लाइक टेम्परेचर। इस चार्ट में आप देख सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर के लेवल्स, अलग अलग रिलेटिव ह्यूमिडिटी और उनका क्रॉसपॉन्डिंग हीट इंडेक्स। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही हीट इंडेक्स भी बढ़ता जाएगा। इसके अलावा एक और इफेक्ट है जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लोकल एरिया पर। एक ऐसा इफेक्ट जिसका सोल्यूशन ज़्यादा आसान है बाकी चीज़ों की निस्बत, वो इफेक्ट है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट।
ये आपने भी नोटिस किया होगा कि जिन एरियाज़ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हो, प्रॉपर सड़कें बिछी हो, मोटरवेज बने हो और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगी हो, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है एज़ कम्पेयर टू वो एरियाज़ जहाँ पर दरख्त लगे हुए हैं। पाकिस्तान के बड़े शहर जैसे लाहौर और कराची जैसे शहरों पर अर्बन हीट आइलैंड का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसका वाहिद हल यही है कि जंगलों की कटाई को बंद करके ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाए। इसके अलावा और भी वजूहात है टेम्परेचर बढ़ने की, जैसे कि एसी का इस्तेमाल, लेकिन इनको ख़त्म करना अब तकरीबन नामुमकिन सी बात हो गई है क्योंकि ये ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इस बढ़ती हुई गर्मी को जल्द ही कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम सबको जिम्मेदारी लेनी होगी, वरना आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने बताया है कि पाकिस्तान ने कैसे अपना पहला स्पेस मिशन लॉन्च किया और स्पेस प्रोग्राम रखने वाला साउथ एशिया का पहला मुल्क बना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।